Very good morning, everyone. Students, this is your chapter number 2, New Kings and Kingdoms. And in this chapter, you will study about the new kings. You already know that you are reading medieval history, and the time period was 7th to 17th century, right? This 1000 years, it is your time period. In this time period, many new dynasties, you know what is dynasty? Means there is a one ruler and his sons become king after his death. एक राजा के बाद उसके जो बेटे होते हैं वो राजा बनते जाते हैं. इस तरह से उसकी एक डायनेस्टी फॉर्म होती है. फॉर द एग्जांपल मौर्य डायनेस्टी में देर इज़ वन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देर इज़ बिंदुसार एंड हिज सन अशोका. इट बिकम्स रूलर आफ्टर इन द मौर्य डायनेस्टी. So, in this medieval period, 7th to 17th century में, in the beginning of the 7th century, many new dynasties emerged. For the example, you can see in this map this Chahman dynasty. Chahman dynasty is near around the Delhi. And what about the Palas near Bengal, Rashtrakutas near Maharashtra, that is in Deccan universities. Cheras, it is in Kerala. Pandyas, it is in कर्नाटका, केरला, तमिल, है ना. तो पांड्यास केरला और तमिलनाडु के बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पांड्यास रहते थे. तो there are so many dynasties in North India as well as in South India, and these dynasties were emerged. Clear? After that, you can say that, so you have already aware about the name of these new kings. ठीक है, तो कहानी यहाँ से शुरू हो गई. मैप में लोकेशन हो गया कि नई नई डायनेस्टीज कौन थी. फिर अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. अब जो ये न्यू डायनेस्टीज है ये इमर्ज कैसे होती है? इमर्ज का मतलब ये इनका एग्जिस्टेंस, इनका उदय कहाँ से शुरू होता है? तो देखो बेटा, 7th सेंचुरी के आसपास क्या होता है, देर वेर बिग लैंडलॉर्ड्स, कुछ बड़े बड़े जमींदार थे. वो लैंडलॉर्ड्स थे और या फिर वो वॉरियर चीफ थे, सरदार थे जो लड़ाई करते थे. तो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर वॉरियर चीफ थे, दे वेर नोन एज सामंताज, जिसको सबॉर्डिनेट कहा जाता है. तो सबॉर्डिनेट ये किसके थे? अपने अपने राजा के अंडर में रहते थे. ठीक है, तो एक राजा होता था और राजा के अंडर में उसके सामंत होते थे, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स होते थे या फिर वॉरियर चीफ होते थे. धीरे धीरे इन सामंताज ने, इनका काम क्या होता था, इन सामंतों का किंग्स के साथ क्या रिलेशन था? ये जो सामंत थे, दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट. वो अपने किंग्स के लिए, अपने ओवरलॉर्ड्स के लिए गिफ्ट लेके आते थे, उनके कोर्ट्स में प्रेजेंट होते थे और उनके लिए जब कभी ज़रूरत हो तो आर्मी में, उनकी मिलिट्री में सपोर्ट करते थे, यानी उनके लिए लड़ाई भी लड़ते थे. धीरे धीरे ये सामंताज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, उनकी वेल्थ बढ़ने लगी और पावरफुल होने के बाद दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंताज, और वो अपने आप को महासामंत कहने लगे, महामंडलेश्वर कहने लगे. क्लियर? और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को, दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और फिर अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर लिया, अपने राजा के अंडर से वो मुक्त हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए. समझ में आया सामंताज की स्टोरी? आप ये देख रहे हो कि जो न्यू डायनेस्टीज थी वो इमर्ज कैसे हो रही हैं. फिर क्या होता है कि एग्जाम्पल से अगर समझें हम, तो एक राष्ट्रकूटाज थे. ये राष्ट्रकूटाज कौन थे? ये दक्कन एरिया में रहते थे. दक्कन यानी कि महाराष्ट्र. क्लियर? मैंने आपको यहाँ पे मार्किंग कर थी, राष्ट्रकूटाज, इट इज़ योर महाराष्ट्र एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो रहने वाले राष्ट्रकूटाज थे, ये दे वेयर सबॉर्डिनेट टू दी चालुक्यास. ये चालुक्यास के अंडर में रहते थे. अब क्वेश्चन ये है कि ये चालुक्यास कहाँ पे हैं, तो हम इसे मैप में डिटेक्ट करते हैं चालुक्यास को.
चालुक्यास जो है ये राष्ट्रकूटास हैं पूरे के पूरे। ये चोलास, चेरास, पांड्यास, ये कलिंगा डायनेस्टी, इट इज़ इन उड़ीसा। उत्कल डायनेस्टी जो उड़ीसा है आज का। चालुक्यास ये गुजरात के आसपास वाला जो एरिया था, यहाँ पे ये गुजरात महाराष्ट्र के अंडर पूरा जो एरिया था ये आपकी चालुक्य डायनेस्टीज थी। तो यहाँ पे जो ये राष्ट्रकूटास थे ये इनके अंडर में रहते थे, चालुक्यास के अंदर। ठीक है, चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, बेटा नॉट इन गुजरात, इट इज़ फ्रॉम कर्नाटका। क्लियर, दिस इज योर कर्नाटका। ये केरल और ये आपका हो गया ये महाराष्ट्र, केरल, ये हो गया तमिलनाडु और इधर हो गया कर्नाटका। ठीक है, और ये केरल हो गया नीचे। तो कर्नाटका के जो चालुक्यास थे उनके अंडर में ये कौन रहते थे? राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास जैसे जैसे पावरफुल होते गए इन्होंने अपने आप को, इन्होंने चालुक्यास को ओवरथ्रू कर दिया, हटा दिया। और फिर इन्होंने एक यज्ञ कराया, दैट इज़ नोन एज हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा यज्ञ करा के, जो कि ब्राह्मणों की हेल्प से इन्होंने कराया था। और फिर इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया। क्षत्रिय घोषित कैसे किया? पहले ये पावरफुल हुए, फिर अपने राजा चालुक्यास को हटाया, फिर हिरण्यगर्भा यज्ञ कराया और उस यज्ञ से इन्होंने अपने आप को ये कहा कि अब मेरा रिवर्थ हो गया है, मेरा फिर से जन्म हुआ है क्षत्रिय के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्षत्रिय जन्म से नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपने पावर को बटोरा, यज्ञ कराया हिरण्यगर्भा और फिर ये क्षत्रिय डिक्लेयर हुए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मेडिवल टाइम पीरियड में भी एक तरीका था क्षत्रिय बनने का, यानी किसी भी कास्ट का पावरफुल इंसान अपने आप को क्षत्रिय बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बाय बर्थ क्षत्रिय हो। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdom। कदम्बा मयूर शर्मन, ये एक कदम्ब मयूर शर्मन थे और एक और थे प्रतिहार हरिचंद्र, ये दूसरे ब्राह्मण थे, यानी कि दो ब्राह्मण और थे। कौन? कदम्ब मयूर शर्मन और प्रतिहार हरिचंद्र। इन दोनों ने भी अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया, पूजा पाठ को छोड़ दिया और क्षत्रिय बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्नाटक और राजस्थान में रहने वाले ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन गए थे अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ करके। तो इस तरह से क्या क्या समझ में आया इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज में, कि नई डायनेस्टीज फॉर्म हो रही है, सामंतास पावरफुल हो रहे हैं, वो यज्ञ करा रहे हैं, वो किंग बन रहे हैं, अपने किंग को हटा दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी जो ब्राह्मण थे वो भी अपने पावर को बढ़ाया और खुद को क्षत्रिय बनाया। अब क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। ठीक, किंगडम्स में चलो किंग्स तो बन गए, राजा तो बन गए, लेकिन राज्य काज कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? तो क्या होता था कि जो न्यू किंग्स आते थे ये बड़े बड़े टाइटल रखते थे, जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये इनके टाइटल्स हुआ करते थे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, और ये अपने आप को इस तरह क्लेम किया करते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि ये अपने पावर को, ये जो नए नए राजा थे ये अपने पावर को अपने सामंतों के साथ शेयर करते थे और फिर अपने राज्य में रहने वाले जो पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स होते थे उन सब के साथ ये अपनी पावर को शेयर करते थे। राज्य को पावर कहाँ से आते थे? तो जितने भी लोग थे, जैसे किसान हो गए या जो प्रोड्यूसर ग्रुप था, तो वो उनके खेतों में जो कुछ भी होता था तो वो राजा को जाके देते थे। अगर जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं तो वो लैंड देते थे। ठीक है, तो इस तरह से किंग को रेवेन्यू कलेक्शन होता था। जैसे आज के टाइम में टैक्स कलेक्शन होता है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे ही एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट नहीं मेडिवल टाइम पीरियड में, जब मेडिवल जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए रेवेन्यूज़ आती थी, रेंट आता था। ठीक है, लोग गिफ्ट ला के देते थे और वो इन सभी वेल्थ का यूज़ करते थे टेम्पल्स और फोर्ट्स को बनाने में, वे इसका यूज़ करते थे लड़ाई लड़ने में। ठीक है, अब क्या होता है कि
द फंक्शनरीज फॉर कलेक्शन रेवेन्यू वेयर रिक्रूटेड। अच्छा, ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करता था? हम तो अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं टैक्स, बट मेडिवल टाइम पीरियड में ये टैक्स पेमेंट कैसे होता था? तो जो राजा के फैमिलीज़ के लोग हुआ करते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हुआ करती थी, ये राज्य में जो बहुत पावरफुल और रिच लोग हुआ करते थे, राजा उनको पोजीशन देता था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। क्लियर? तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। नेक्स्ट इज प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। What is प्रशस्ति? प्रशस्ति contains detail that may not be literally true. प्रशस्ति में वो डिटेल्स होती थी जो पूरी तरह से ट्रू नहीं होती थी। ठीक है, रूलर्स क्या करता था? रूलर्स जो है वो एक वॉरियर हुआ करता था। मतलब रूलर्स कहता था कि मैं विक्टोरियस वॉरियर हूँ, बहुत विजयी विजेता हूँ, मैं वेलियंट हूँ, आई एम वेरी ब्रेव। तो इस तरह के अपने आप को क्लेम करना कि मैं बहादुर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैंने इतने सारे युद्ध जीते हैं, तो इसको प्रशस्ति कहा जाता था, जो कि ब्राह्मण्स अपने राजा के लिए लिखा करते थे। क्लियर हुआ? ठीक है, और ये ब्राह्मण्स कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी राजा की हेल्प किया करते थे, और बदले में किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स। राजा, अब भाई राजा की प्रशंसा करेगा, अप्रिसिएट करेगा, तो राजा उनको क्या देगा? रिवार्ड देगा ब्राह्मण को, ये लैंड ले लो, ये आप रख लो। तो राजा उनको ग्रांट्स ऑफ लैंड देता था, लैंड ग्रांट करता था। और हमें कैसे मालूम कि राजा बदले में उनको लैंड देता था? तो ये जो कॉपर प्लेट्स आप देख रहे हैं ना, उस पर कुछ कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं कि राजा ने इस ब्राह्मण को इस समय लैंड दिया था। ठीक है, तो कॉपर प्लेट्स पे ये रिकॉर्ड्स लिखे होते थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अनयूजुअल फॉर 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over कश्मीर। अब एक कश्मीर का राजा था जिसका नाम था, तो कश्मीर के राजा के बारे में कल्हड़ नामक एक पोएट था, उसने एक प्रशस्ति लिखी थी अपने राजा के लिए, कश्मीर के राजा के लिए, और वो संस्कृत में लिखा था। दैट वॉज रिटन इन संस्कृत पोएम। एंड ऑल्सो कल्हड़, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्हड़। कल्हड़ कौन? जो कि एक पोएट है, वो कश्मीर के किंग के बारे में लिख रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के पोएट, उनके दरबार में रहता था। ठीक है, तो उसने ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स। कैसे सोर्स उसने यूज़ किए थे प्रशस्ति लिखने में? इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट, हिस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें उसने ली थी और फिर प्रशस्ति लिखा था। अब ऐसे तो इसीलिए उसकी प्रशस्ति, कल्हड़ की लिखी प्रशस्ति, वो ज़्यादा वैलिड है। वाई? क्योंकि उसने बाकी पोएट्स, कोर्ट पोएट की तरह उसने नहीं लिखा था, उसने अपनी प्रशस्ति को लिखने में इन सारे डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया था। क्लियर हुआ? सो दिस इज अबाउट द प्रशस्ति। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए लड़ाई करना। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज, देखो पहले जो टाइम पीरियड था, जो मेडिवल में लड़ाई होती थी, वो वॉरफेयर फॉर वेल्थ होती थी। अच्छा बेटा, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रशस्तिस को, लैंड ग्रांट्स को, हमने पढ़ा न्यू डायनेस्टीज इमर्जेंस हो रही है, किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, और न्यू किंग्स कैसे, कौन कौन से थे, और इंडिया के मैप पे उनका लोकेशन हमने समझा। So this is all about the chapter. We will continue next in the next class. Thank you all.